नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने विनोद कुमार शुक्ल जी की कविताएं लेकर आया हूं। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म दिवस अभी 1 जनवरी को ही हो गुजरा। काफ़ी व्यस्तता थी, मैं कई कामों में लगा हुआ था और समय नहीं हो पाने के कारण उस दिन मैंने उनकी कविताओं का पाठ आपके सामने नहीं रखा। आज मैं उनकी कविताओं को लेकर के हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल बिल्कुल ही अलग पहचान रखते हैं हिंदी कविता में। वो हालांकि उपन्यास भी लिखते हैं, तो उन उपन्यास की दुनिया में भी उनका एक बिल्कुल ही अलग स्थान है। विनोद कुमार शुक्ल ऐसे हैं जिनको चाहकर भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। उनकी शैली इतनी भिन्न है, इतनी अलग है, अद्भुत है कि दूसरों के लिए वो सायास लगती है। दूसरे अगर उसको कोशिश भी करें, कई कवियों ने कोशिश की विनोद कुमार शुक्ल की तरह कविता लिखने की उनकी विशेष शैली में, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसलिए कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जो शिल्प है, जो लगता है काफ़ी माने सायास या जटिल जिस रूप में देखने को मिलता है, जिस तरह से वो करते हैं, कई सारे लोग कहते हैं ये बनावटी शिल्प है ऐसा। किंतु उनकी कविताओं को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये एहसास होगा कि ये शिल्प ऐसा है कि दूसरे यदि करना चाहें तो वो सायास प्रयास लगेगा। किंतु विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं, ये उनके भीतर रचा बसा है। वे इस शिल्प के आविष्कारक हैं और इस शिल्प का जो है उनके साथ, उनकी रचना धर्मिता के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि ये उस पर उनका कॉपीराइट बन गया है और कोई दूसरा उस तरह से लिख ही नहीं सकता। इस विशेष अंदाज में वो लिखते हैं। उनकी शिल्प को लेकर के काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं और प्रशंसाएं भी, दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि उनकी तरह का शिल्प पूरे हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं है, चाहे वो कविताएं लिखते हों या फिर गद्य लिखते हों, उपन्यास लिखते हों। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं विनोद कुमार शुक्ल जी की चंद कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूँ। और सबसे पहले मैं जो कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ वह है जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, शुक्ल जी सामान्य सी बातों को लेकर के इतनी अद्भुत तरीके से चीज़ें व्यक्त करते हैं, बातों को व्यक्त करते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। इस कविता को सुनते वक्त आप महसूस करेंगे कि कितनी सादगी से, कितने जो है एकदम सरलता से उन्होंने बातें कह दी हैं। किंतु कविता पूरी होने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि कितना जटिल है ये शिल्प। जितनी बात सरल तरीके से कह दी जाती है, वो बात सरल तरीके से कहना उतना ही मुश्किल होता है। आइए कविता देखते हैं। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर। नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब, असंख्य खेत, पेड़ कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम से लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं। जो लगातार काम से लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। तो आपने देखा कितनी सहजता से उन्होंने कितनी सुंदर बात कह दी है।
कितनी कोमलता है इन शब्दों में। हमें ऐसे लोगों से मिलते रहना चाहिए जो नदियों की तरह हो, नदियों की तरह प्रवाहमय हो, गतिशील हो, निश्चल हो, स्वच्छ हो, जो खेत खलिहानों की तरह जीवन देने वाले हों, लोगों की ज़िंदगियां प्रदान करने वाले हों लोगों को। ऐसे लोगों से हमें मिलते रहना चाहिए। हम अपना समय निकाल कर उनसे मिलें ऐसी बात नहीं है। हमें अपने जीवन की प्रायोरिटी तय करनी होती है कि हम किसको जो है प्रमुखता देते हैं। ऐसे लोगों से मिलना प्रमुखता में होना चाहिए। अगली जो कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और अक्सर जो है हम इस कविता को सुनते पढ़ते आते हैं। और उस कविता का शीर्षक है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हालांकि विनोद कुमार शुक्ल जी कविताओं के लिए शीर्षक नहीं देते हैं, अमूमन वो कविता बिना शीर्षक के ही लिखते हैं और जनरली उनकी पहली लाइन को ही शीर्षक बना दिया जाता है। तो इसी तरह से उनकी सारी कविताओं के बारे में है, आप देख रहे होंगे। तो कविता है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। वह मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। कितनी बड़ी बात कह दी है उन्होंने, कितने सीधे तरीके से, सहज तरीके से। अभी जो दोनों कविताएं मैंने पढ़ी हैं, इन दोनों कविताओं में आप देख रहे होंगे ये कविता उन्होंने सामान्य तौर पर लिखी है, जैसे आमतौर पर कविताएं लोग लिखते हैं। यहाँ उनका विशेष शिल्प नहीं है। विशेष शिल्प वाली कविताएं मैंने आपके सामने लेकर नहीं आया हूँ, सहज कविताएं ही लेकर आया हूँ। और इसका उद्देश्य ये है कि विनोद कुमार शुक्ल जी जैसे सब लोग लिखते हैं कविताएं, अच्छी कविताएं, बड़ी कविताएं, महत्वपूर्ण तरीके से वो लिख सकते हैं वैसी कविताएं जो आम ट्रेंड है, जो सभी कवि लिखते हैं जिस रूप में। लेकिन वो अपनी विशेष शैली में कविता लिखने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हालांकि उनकी जो है इस तरह की कविताएं ज़्यादा इसलिए प्रसिद्ध हुई हैं ताकि ये जो लोग हैं, लोग सामान्यतः जो है सहज चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जिसमें कलात्मक जो चीज़ होती है, कलात्मक चीज़ों के प्रति आग्रह बहुत कम लोगों में पाया जाता है। आम तौर पर लोग जो हैं वो सीधी सहज चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं। एक सामान्य, एक ढर्रा जो होता है उसको ज़्यादा लोग ग्रहण करते हैं। तो इस तरह की कविताएं लिखने में भी विनोद कुमार शुक्ल जी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो अभी जो कविता मैंने पढ़ी, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, इस कविता में आपने देखा कि हमें जो मानव की जो तकलीफ़ है, कष्ट है, उसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। भाषा कोई मायने नहीं रखता वहाँ। किसी को दुख है तो दुख जो है उसके लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। दुख उसके पूरे बदन से जो है टपकता है, बाहर आता है। हम उस दुखी व्यक्ति को देखकर ही पहचान लेते हैं। और दुखी व्यक्ति के पास जो है हम जाते हैं तो हमें भी किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है कि हम उसके दुख को बांट सकें, उसे सहारा दे सकें। जब वो हाथ बढ़ाते हैं और हाथ पकड़ लिया जाता है तो हाथ बढ़ाना ही जो है एक भाषा है जिसके लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। साथ चलना, साथ चलने के लिए भी कोई भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, बस साथ चलने का भाव मन में रहे। ज़िंदगी में आजकल हम क्या देखते हैं कि आमतौर पर लोग जो हैं इस कदर जो है एक सिमिलैरिटीज़ के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक रूपता के पीछे कि हमारे जैसे लोग होंगे, जान पहचान के होंगे, बात विचार मिलेगा तो उनके साथ हमारी बात होगी, उनके साथ 2 कदम चलेंगे, थोड़ी दूरी तय करेंगे।
लेकिन ये आवश्यक नहीं है। साथ चलने का भाव हो तो साथ चला जा सकता है। अगली जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये अत्यंत ही हृदय से जुड़ी हुई कविताएं हैं सभी की। और इस कविता में जो चीज़ है वो सभी के लिए बहुत ही परिचित है, और वह है घर, और घर के माहौल, घर की आत्मीयता। कविता का शीर्षक है घर संसार में घुसते ही। घर संसार में घुसते ही पहचान बतानी होती है। उसकी आहट सुन पत्नी बच्चे पूछेंगे, कौन? मैं हूँ, वह कहता है। तब दरवाज़ा खुलता है। घर उसका शिविर है, जहाँ घायल होकर वह लौटता है। दुनिया संसार में हम जब निकलते हैं दोस्तों, तो बहुत सी बातें होती हैं घर के बाहर जिनसे हम घायल होते हैं, लेकिन घर जब आते हैं तो वहाँ हम सुस्ताते हैं, आराम करते हैं, और उन ज़ख्मों पर जो दुनिया ने दिए हैं उन पर मलहम लगाया जाता है घर में। तो घर एक शिविर है जहाँ घायल होकर वह लौटता है। रबड़ की चप्पल को छेद कर कोई जूते का खीला उसका तलुआ छेद गया है। पैर से पट्टी बांध कर, सुस्ताकर, कुछ खाकर दूसरे दिन अपने घर का पूरा दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकला। अखिल संसार में उसकी आहट हुई, दबे पाँव नहीं, खांसा और कराहा। कौन? यह किसी ने नहीं पूछा। सड़क के कुत्ते ने पहचान कर पूंछ हिलाई। किराने वाला उसे देखकर मुस्कुराया तो वह भी। एक पान के ठेले के सामने कुछ ज़्यादा देर खड़े होकर उधार पान मांगा, और पान खाते हुए कुछ देर खड़े होकर, फिर कुछ ज़्यादा देर खड़े होकर परास्त हो गया। तो दोस्तों, हम संसार में निकलते हैं बाहर, इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ भाड़ है। आदमी जो है दूसरे आदमी की तकलीफ़ पर ध्यान नहीं देता, पहचानता तक नहीं। लेकिन जो शहर की दुनिया है, जो भाग दौड़ की दुनिया है, वो भाग दौड़ की दुनिया आदमी को भले न पहचाने, लेकिन अन्य जीव जंतु पहचानते हैं। गली का कुत्ता पहचानता है, पूंछ हिलाता है उसे देखकर। किराने वाला भी पहचानता है। और आज की अंतिम कविता जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस कविता का शीर्षक जो है आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। इस कविता में हम जो आदिवासियों को एक सामान्य तौर पर लोग जो देखते हैं वो बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। उन्हें लगता है अरे ये तो जंगली हैं, सभ्य नहीं हैं, असभ्य हैं, सभ्य बनाने की ज़रूरत है इनको। इस तरह की मनोवृत्ति, इस तरह का भाव रहता है लोगों में। लेकिन जो लोग जो अपने आप को सभ्य करते हैं, शहर जो अपने आप को सभ्य मानता है, वो तकनीकी है, वो मशीनरी है, वो कृत्रिम है। आदिवासी जिनका जीवन, जिनका रहन सहन जो है वो बिल्कुल ही स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, उनको जो है वो असभ्य घोषित करता है और ख़ुद को सभ्य बतलाता है। और इस सभ्यता के पीछे उसका जो षड्यंत्र है कि वो जो स्वाभाविक है, निसर्ग है, उस पर कब्ज़ा जमाना चाहता है, उसको भी अपनी तरह बना लेना चाहता है। इसलिए जो है, जो नैसर्गिक है उस निसर्ग पर वो आघात करता है, उसे हीन बतलाता है, क्योंकि वो उसके जैसा नहीं है। वास्तव में वो अपनी हीनता को छुपाने की कोशिश करता है। इस कविता में विनोद कुमार शुक्ल जी ने कितनी सहजता से इस झूठ की पोल खोल दी है। तो
कविता छोटी सी है, देखते हैं। जितने सभ्य होते हैं, जितने सभ्य होते हैं उतने अस्वाभाविक। आदिवासी जो स्वाभाविक हैं उन्हें हमारी तरह सभ्य होना है, हमारी तरह अस्वाभाविक। जंगल का चंद्रमा असभ्य चंद्रमा है, जंगल का चंद्रमा असभ्य चंद्रमा है। इस बार पूर्णिमा के उजाले में आदिवासी खुले में इकट्ठा होने से डरे हुए हैं और पेड़ों के अंधेरे में दुबके विलाप कर रहे हैं, क्योंकि एक हत्यारा शहर बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ सभ्यता के मंच पर बसा हुआ है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो शहर है यही सभ्यता के मंच पर बसा हुआ है। पूरा इतिहास आप देख लीजिए, एकदम शुरू से शहरों का इतिहास रहा है, गांव का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास के पन्ने पर गांव नहीं है, बिल्कुल नदारद है, जंगल नदारद है, उनकी कोई गूंज नहीं, कुछ नहीं उसका, सिर्फ शहरों का ही इतिहास लिखा गया है। इसलिए जंगल डरे हुए हैं, आदिवासी डरे हुए हैं, क्योंकि हज़ारों साल से उनके संसाधनों पर, जिन पर उनका नैसर्गिक अधिकार है, उनसे छीना गया है। आज भी यह खेल जारी है। आज पूंजीपतियों के लिए उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, विकास के नाम पर उन्हें बेघर किया जा रहा है और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। जिनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है पूरी तरह से, जो प्रकृति से ही अपना जीवन चलाते हैं, उन्हें शहर के मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनुज लुगुन की जो एक कविता है अघोषित उलगुलान, उसमें इस बात को बहुत ही बखूबी उन्होंने उठाया है, बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। आदिवासियों का शहर के मजदूर में बदलते जाना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं और आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कवि की कविताओं के साथ। धन्यवाद।